दोस्तों, कल हम लोग बात कर रहे थे कि समाजशास्त्र हमारे लिए क्यों समझना जरूरी है और हमें क्यों एक अनिवार्यतः समाजशास्त्री होना चाहिए। आज हम लोग एक भिन्न तरीके से चर्चा शुरू करेंगे। चर्चा इसलिए क्योंकि अ, उम्मीद सामान्यतः जो क्लासेज होती हैं उनमें ये की जाती है कि हम बेसिक बताने के बाद में फिर समाजशास्त्र का परिचय दें, समाजशास्त्र को पारिभाषित करें, उसकी विषय वस्तु, उसकी प्रकृति इत्यादि को बताएं और उसके बाद में फिर आगे बढ़ें। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ भिन्न तरीके से इसको शुरू कर रहा हूँ। मैं पहले समाजशास्त्र की उस भाषा को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ जिसे अवधारणाओं के रूप में जाना जाता है। वास्तव में अवधारणाएं किसी भी विषय की विशिष्ट भाषा होती है। उन अवधारणाओं को पहले हम समझ लें और उसके बाद में फिर हम समाजशास्त्र की विषय वस्तु, प्रकृति इत्यादि को नए संदर्भों में तलाशने की कोशिश करेंगे। ये भी जो अवधारणाएं हैं, उन अवधारणाओं को भी हम नए संदर्भों में तलाशने की कोशिश करते हैं। देखिए, समाजशास्त्र में जो सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं वो तीन हैं, जिसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाकी जितनी भी अवधारणाएं हैं वो उसकी एक हिस्से भर हैं। संरचना, प्रक्रिया और व्यवस्था। इन तीन का हम छोटा छोटा अर्थ समझ लें और उसके बाद में फिर हम आज मुख्य मुद्दे पर आएंगे जो कि समाज की अवधारणा के साथ जुड़ा हुआ है और जिसे हम समाजशास्त्र का एक की कंसेप्ट या फाउंडेशनल कंसेप्ट, एक आधार अवधारणा के रूप में मानते हैं। देखिए, संरचना का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के अंग, यानी विभिन्न प्रकार की इकाइयां जिनसे मिलकर के समग्र की रचना होती है, टोटलिटी की रचना होती है। जैसे हम अपने शरीर में कहें कि भाई हमारे शरीर का जो ढांचा है वह हाथ से, पैरों से, आंख से, इन सब से बनता है। आंख शरीर नहीं है लेकिन शरीर का हिस्सा है। हाथ शरीर नहीं है लेकिन शरीर का हिस्सा है। ठीक इसी तरह से समाज अपने आप में एक समग्र है और सामाजिक समूह जैसे परिवार इत्यादि, सामाजिक संस्थाएं जैसे कानून, शिक्षा इत्यादि, ये सब मिलकर के समाज की रचना करते हैं। तो सामाजिक संरचना में विभिन्न जो इकाइयां हैं, जैसे परिवार यानी समूह, संस्थाएं यानी शिक्षा, औपचारिक संस्थाएं, अनौपचारिक संस्थाएं इत्यादि इत्यादि, कई तरह की व्यवस्थाएं, जैसे राज्य इत्यादि, इन सब से मिलकर के एक समग्र बनता है, एक टोटलिटी बनती है जिसको हम समाज कहते हैं। यानी पार्ट्स कॉन्स्टिट्यूट द होल। दीज पार्ट्स which we are talking about, that family, kinship, state, law, religion, etc., etc. The relationship between these components constitute society. तो सामाजिक संरचना में अनेक प्रकार की इकाइयां शामिल हो जाती हैं। एक बात और भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इस हर एक इकाई की अपनी अपनी संरचना होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सामाजिक संरचना में यानी समग्र में, टोटलिटी में अनेक प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। जो संरचनाएं अनेक अवसरों पर स्वायत्त शासी हो जाती हैं, यानी अपने आप में एक अलग सी आइडेंटिटी रख लेती हैं, लेकिन उसके साथ साथ जब हम उसको समग्र में देखते हैं तो ये एक दूसरे के साथ में जुड़ती चली जाती हैं। हम लोग इसको कई बार ऑर्गेनिक इंटरडिपेंडेंस, जैसे शरीर के विभिन्न अंग एक दूसरे के ऊपर जुड़े हुए हैं और अंतर्निर्भर हैं, ठीक उसी तरह की अंतर्निर्भरता हमें समाज में देखने को मिलती है। तो ये संरचना का पक्ष है। हम संरचना के विभिन्न पहलुओं की बात जब संरचना पर आएंगे तब करेंगे।
इसके बाद होती है सामाजिक प्रक्रिया। प्रक्रिया का मतलब होता है वे पक्ष जो कि समाज में उत्पन्न होने के बाद निरंतर बने हुए, हालांकि उसमें अपने अपने तरीके से बदलाव और परिवर्तन आते रहते हैं, लेकिन वो चलते रहते हैं। तो प्रक्रिया का मतलब होता है हमारे अपने वे पक्ष जिनकी अपनी निरंतरता इस गत्यात्मकता और परिवर्तन के साथ बनी हुई है। ये हमारे व्यवहार के अंदर दिखती है। जैसे हम कहें कि भाई जब से समाज अस्तित्व में आया तब से हम सामाजिक व्यवहार में जुड़े हुए हैं, तब से हम सामाजिक क्रियाएं और अंत्य क्रियाएं कर रहे हैं। तो ये क्रिया, अंत्य क्रिया, इससे जुड़े हुए नियम, कार्य प्रणाली जो लगातार चलते चले जा रहे हैं विभिन्न बदलावों के साथ, हम कहेंगे कि ये प्रक्रिया है। मुख्यतः अगर हम मान लें तो हम ये कहते हैं कि भाई सामाजिक अंत्य क्रिया जो हम करते हैं, यानी दो या दो से अधिक लोगों के बीच में, इकाइयों के बीच में विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो अर्थपूर्ण अंत्य व्यवहार होता है। अर्थपूर्ण अंत्य व्यवहार का मतलब होता है उस व्यवहार का अपना कोई अर्थ होता है, और अंत्य व्यवहार में मतलब मैं कोई क्रिया कर रहा हूं और आप उस क्रिया का उत्तर दे रहे हैं। तो ये एक ऐसे पक्ष है जो पक्ष समाज के अंदर शुरुआती दौर से चले आ रहे हैं। इनके स्वरूप बदलते रहे हैं, लेकिन ये अपने आप में लगातार चलती चले जाती है। तो सामाजिक अंत्य क्रिया को हम कहेंगे कि ये मूलभूत सामाजिक प्रक्रिया है, यानी ये लगातार चल रही है। इसमें परिवर्तन भी है, इसमें सातत्य भी है, निरंतरता भी है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई समाज के प्रारंभ से लेकर के, यानी उसकी उत्पत्ति से लेकर के अब तक लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। तो परिवर्तन को भी हम एक सार्वभौमिक सामाजिक प्रक्रिया की संज्ञा देते हैं। इसके साथ साथ नियंत्रण भी है, तो वह भी एक महत्वपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया है। अब हमारी अंत्य क्रिया कई तरह की हो सकती है। उसमें सहयोग हो सकता है, उसमें संघर्ष हो सकता है, उसमें समायोजन हो सकता है, उसके अंदर प्रतियोगिता हो सकती है, इत्यादि इत्यादि। तो ये वे सामाजिक प्रक्रियाएं हैं जो समाज के अंदर लगातार चलती रहती हैं। यानी हमारी जो अंत्य क्रियाएं हैं, हमारे जो अंत्य व्यवहार हैं, उसमें कहीं हम सहयोग करते हैं, कहीं प्रतियोगिता करते हैं, कहीं संघर्ष करते हैं, कहीं समायोजन करते हैं, इत्यादि इत्यादि। ये प्रक्रिया का पक्ष है। तीसरी एक अवधारणा आती है जो है व्यवस्था। और व्यवस्था का मतलब होता है एक पैटर्न, एक तरीका। अनेक सारे पैटर्न्स होते हैं। मैं अभी बहुत सरल तरीके से आपको बता रहा हूं। मैं इसके समाजशास्त्रीय जो अर्थ हैं, जो जटिलता के साथ जुड़े हुए हैं, मैं अभी उन पर नहीं जा रहा। तो व्यवस्था में मुख्यतः पैटर्न्स पाए जाते हैं। जैसे है आपके अपने परिवार में, आप जिससे अंतर व्यवहार कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ब्रदर सिस्टर, हस्बैंड वाइफ इत्यादि के साथ में, उनका अपना कोई ना कोई एक वेल एस्टेब्लिश्ड पैटर्न होता है, उसका अपना एक तरीका होता है। और वो तरीका हम इसलिए लाते हैं ताकि हमारे उस ढांचे में, हमारी उस प्रणाली में एक संतुलन बना रहे। तो जो व्यवस्था का पक्ष है, वह व्यवस्था का पक्ष ऐसे अनेक पैटर्न्स को बताता है जो समाज के अंदर संतुलन की स्थिति को बनाए रखने में मदद करते हैं। यानी समाज की अंदर उत्पन्न होने वाली संभावित जो एनार्की है, जो अव्यवस्थाएं हैं, उनको रोकने के लिए हमारे पास में पैटर्न का होना जरूरी है। कानून जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था है। राज्य के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं की अंतर निर्भरता अपने आप में एक व्यवस्था है। और परिवार के अंदर समाजीकरण की प्रक्रिया से जिन नियमों, कार्य प्रणालियों को एक गुथे हुए तरीके से हमने सीखा है, वो भी अपनी एक व्यवस्था है। इसका मतलब ये हो गया कि हम प्रत्येक इकाई को एक संरचना के अंक के रूप संरचना के अवयव के रूप में, एक प्रक्रिया के अवयव के रूप में, और एक व्यवस्था के अवयव के रूप में देख सकते हैं। अगर हम उदाहरण दें तो हम ये कह सकते हैं कि परिवार सामाजिक संरचना का भाग है,
परिवार हमारे लिए एक सामाजिक प्रक्रिया का हिस्सा है, क्योंकि इसमें अनेक प्रकार की अंतःक्रियाएं विद्यमान होती हैं। तो अंतःक्रिया का पक्ष प्रक्रिया के साथ जुड़ जाता है, और इस अंतःक्रिया को संचालित करने के लिए और इनको रेगुलेट करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो सांस्कृतिक नियम, प्रतिमान इत्यादि बनाए जाते हैं, वे उस व्यवस्था को हमारे सामने लाते हैं, जिसके आधार पर परिवार एक व्यवस्था बन जाती है। तो ये तीन कंसेप्ट हैं, स्ट्रक्चर, प्रोसेस और सिस्टम। ये तीन मुख्य अवधारणाएं हैं जिनको कि हमें समाजशास्त्र में बार बार इस्तेमाल करना पड़ता है। अब इसके अंदर जुड़ी हुई और भी अनेक अवधारणाएं आ जाती हैं, जैसे संस्था आ जाती है, जैसे संस्कृति आ जाती है, जैसे समाजीकरण आ जाता है। इन सबको हम बाद में देखते चले जाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से ये तीन अवधारणाएं हैं जिनको कि समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके बिना समाजशास्त्र की समझ हमारे लिए अधूरी रह जाती है। अब हम आते हैं समाज पर, क्योंकि समाज, जैसा मैंने पहले भी कहा, समाजशास्त्र की केंद्रीय अवधारणा है। ये फाउंडेशनल कंसेप्ट है, क्योंकि लगभग सभी समाजशास्त्री इस बात की चर्चा करते रहते हैं कि समाज का अध्ययन समाजशास्त्र है। इसका वैज्ञानिक अध्ययन हम करते हैं, इसका आलोचनात्मक अध्ययन हम करते हैं। इन सब के संदर्भ में समाज एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष बन जाता है। और फिर अंदर समाज शब्द को इस्तेमाल किया होगा तो उसके अनेक पक्ष आपके सामने आ जाएंगे। ये मेरा समाज है, ये तुम्हारा समाज है, ये भारतीय समाज है, ये बांग्लादेशी समाज है या पाकिस्तानी समाज है या अमेरिकन समाज है, फिर ये ब्राह्मण समाज है, क्षत्रिय समाज है, कोई कहेगा ये जातीय समाज है। फिर हम गांव के अंदर जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये ग्रामीण समाज है, जनजातीय समाज है, नगरीय समाज है, फिर कुछ औद्योगिक समाज है, पूर्व औद्योगिक समाज है, इत्यादि इत्यादि। तो इस तरह से हम समाज शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब इसको हम अगर समाजशास्त्रीय नजरिए से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ये मानव समाज का हिस्सा है, ह्यूमन सोसाइटी का हिस्सा है। और इसलिए जब आपने कभी किंग्सले डेविस की किताब ह्यूमन सोसाइटी को पढ़ने की कोशिश की हो तो उसका टाइटल ही ह्यूमन सोसाइटी है। और जितनी भी हम चर्चा करते हैं वो सब ह्यूमन सोसाइटी का हिस्सा है। और ये ह्यूमन सोसाइटी मानव सभ्यता के प्रारंभ से शुरू होती है, जिसको कि गर्ता कौन है? होमोसेपियन, मेधावी मानव, वो इसको करता है। नहीं तो मेधावी मानव से पहले हम पशु समाज की बात करते थे। हालांकि हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य सबसे ज्यादा विकसित पशु है। हालांकि अगर हम लाइटर मोड में चले जाएं तो आज का जो मनुष्य है, जिसको कि हम सबसे ज्यादा विकसित पशु कहते हैं, जिसके अंदर मेधा है, जिसके अंदर ज्ञान है, जिसके अंदर चेतना के बहुत सारे स्तर हैं, वह अपने आप में कितना अमानवीय हो गया है। ये एक मूल्यांकन की जरूरत हमको पड़नी चाहिए कि हमारा क्या समाज, जिसको कि हम मानव समाज कहते थे, जिसमें मानवीय मूल्यों के इंक्लूजन की चर्चा करते थे, वह मानवीय मूल्य कितने हमारी अपनी जिंदगी का हिस्सा बन पाए हैं, और क्या किसी एक हिंसक समाज को मानव समाज की संज्ञा दी जा सकती है। ये ऐसे सवाल हैं जिन सवालों पर हमारी अपनी क्लासरूम्स के अंदर और पब्लिक डोमेन में बहस की जरूरत है। एक बात और जो मैं आपको बताऊं, समाज को समझने के लिए जीव विज्ञान के विभिन्न पक्षों को भी समझना जरूरी है। विशेष रूप से चार्ल्स डार्विन की जो थियरी रही है, उस चार्ल्स डार्विन की थियरी को भी समझना जरूरी है, क्योंकि समाज को जब हम चर्चा में लाते हैं तो संरचना की दृष्टि से, जैसे मैंने कहा, मेरा समाज तेरा समाज, जातीय समाज,
हिंदू समाज, इस्लामिक समाज, पाकिस्तानी समाज इत्यादि इत्यादि, ये संरचना, इसको देखा जा सकता है। ये वो समाज है जो कि मूर्त है, और इसलिए समाजशास्त्र की भाषा में हम इसे एक समाज कहते हैं, अ सोसाइटी, एक समाज की संज्ञा देते हैं। क्योंकि हो सकता है कि आप उसको देख ना पाए, वो आपके अवलोकन के दायरे से बहुत बाहर हो, लेकिन आप उसे मूर्त रूप में स्थापित कर सकते हैं। जैसे हम ये कहें कि भाई विश्व के अंदर निवास करने वाले समस्त भारतीय, जिसमें आप उनको छोड़ दीजिए जो कि एनआरआईज हैं और जिन्होंने बाहर के देशों के नागरिकता की सदस्यता ले रखी है, उनके अलावा अगर हम ये कहें कि भारतीय समाज क्या है, तो हम ये कहेंगे कि वे समस्त भारत के नागरिक जो विभिन्न भागों के अंदर निवास कर रहे हैं, उन सब से मिलकर के भारतीय समाज का निर्माण होता है। सब एक ही जाति के सारे लोग चाहे कहीं पर भी निवास करते हो, उन सब से अगर हम मिला लें उनको, तो हम कहेंगे कि ये एक समाज है, अ सोसाइटी है। तो अ सोसाइटी एक अमूर्त अवधारणा है, ओ सॉरी, मूर्त अवधारणा है, और इस मूर्त अवधारणा को हम देख सकते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि ये मूर्त समाज यानी अ सोसाइटी एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं, आपस में अंतः क्रिया करते हैं, और वो अंतः क्रिया का जो दायरा है, वह दायरा बाहर चला जाता है। हम अगर दूसरे रूप में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि सोसाइटी विद इन बाउंड्रीज और सोसाइटी बियॉन्ड बाउंड्रीज, ये दो पक्ष हमारे सामने आते हैं। जब आप सोसाइटी विद इन बाउंड्रीज की बात कर रहे हैं, तो आप अ सोसाइटी के पक्ष पर ज्यादा महत्व दे रहे हैं, और जब आप सोसाइटी बियॉन्ड बाउंड्रीज की बात करते हैं, तब हम सामाजिक अंतःक्रियाओं की बात करते हैं। जिन अंतःक्रियाओं में मैंने कल शब्द इस्तेमाल किए थे, जिन व्यवहारों में, जिन एनकाउंटर्स में हम और आप जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते चले जाते हैं, एक ऐसा नेट बन जाता है, एक ऐसा जाल बन जाता है, जिस जाल के अंदर मैं एक एक्टर के रूप में या एक परिस्थिति के रूप में, स्टेटस के रूप में काम करता हूं और एक दूसरे के साथ जुड़ता हुआ चला जाता हूं। जैसे मैं ये कहूं कि भाई भारत की सरकार ने, मान लीजिए किसी दूसरी सरकार के किसी पॉलिसी के ऊपर अपनी कोई प्रतिक्रिया जाहिर की है, तो भारत की सरकार वह प्रतिक्रिया उस देश में नागरिकों के बिहाफ पर कर रही है, और चूंकि मैं एक नागरिक हूँ, इसलिए मेरे बिहाफ पर वो प्रतिक्रिया की जा रही है, और उस प्रतिक्रिया के आधार पर मैं उस देश के लिए जिस पर की वो प्रतिक्रिया की गई है, वहां के नागरिकों से और वहां की सरकार से जुड़ जाता हूँ। ये बात अलग है कि मैंने कभी वहां के नागरिकों को संभवतः ना देखा हो, ना ही मैंने वहां की सरकार के किसी ऑफिशियल को जानने की कोशिश की हो। ये एक नेटवर्क, ये एक जाल है, जिस जाल के अंदर हम अपनी सामाजिक अंतःक्रियाओं को, हम जिनमें कि हम सामाजिक रीति रिवाजों को, जिसके अंदर हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति को, जिसके अंदर हम विभिन्न प्रकार के पक्षों को सम्मिलित करने की कोशिश करते हैं, यहाँ से समाज एक प्रक्रिया के रूप में उभर करके आता है। और विश्व के जो पैटर्न्स हैं, हमारे समाज के जो पैटर्न्स हैं, अन्य के जो पैटर्न्स हैं, उन पैटर्न्स को अगर हम एक साथ जोड़ देते हैं, तो वो एक समाज व्यवस्था के रूप में आ जाता है, जिसको हमने बाद में कहा था कि सोसाइटी है सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, ये संतुलन को निर्मित करने वाली व्यवस्था है, और ये संतुलन पैटर्न के साथ आते हैं। तो समाज संरचना के रूप में, समाज प्रक्रिया के रूप में, और समाज एक व्यवस्था के रूप में हमने अभी इन तीन पक्षों की चर्चा की है। इसके आधार पर हम समाज को समझेंगे, और आगे की जो हमारी क्लासेज होंगी, उन क्लासेज में हम समाज के वर्गीकरण को और समाज की विभिन्न स्थापनाओं को समझने का प्रयास करेंगे। आपने मुझे फिर ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर अगर आपको कोई प्रतिक्रिया करनी है, तो उस प्रतिक्रिया को आप हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं। हम उसको, उसके उत्तर को आने वाली जो क्लासेज होंगी, आने वाली जो सीरीज होगी, उसमें
शामिल करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।